हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ ओम प्रकाश जायसवाल। मैं आपको पशुपालन का एक टॉपिक भारत में पशुधन विकास के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है, छोटा छोटा जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले भारत में पशुधन विकास है ना। तो विश्व में सबसे अधिक मवेशी कहाँ है? भारत में। पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व में सर्वाधिक मवेशी कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? तो भारत में, है ना। मतलब टोटल विश्व में जितना भैंस होता है उसका 57% कहाँ पर पाया जाता है? भारत में। ठीक, विश्व के कुल भैंसों का 57% भारत में, और गाय व बैल का कितना प्रतिशत? 16%। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में कुल भैंसों का 57% कहाँ? भारत में। भैंस और गाय और बैल कितना? 16%। ठीक, उसके बाद देखिए 19वीं जनगणना के अनुसार, 19वीं पशु जनगणना, है ना। जैसे इंसानों का जनगणना होता है वैसी पशुओं का भी जनगणना होता है। हर 5 साल के अंतराल में पशु जनगणना होती है। ठीक, तो 19वीं पशु जनगणना कब हुआ था? तो 2012-13 के अनुसार। ठीक, टोटल भैंस का संख्या कितना था? 10.87 करोड़। व गाय और बैल की संख्या कितना था? 19.90 करोड़। ठीक, आप मोटा मोटा मान लीजिए भैंस का संख्या है 11 करोड़, और गाय और बैल की संख्या कितना है? 20 करोड़ के आसपास भारत में 19वीं जनगणना के अनुसार। ठीक, अब है पशु संख्या का विश्व में भारत भारत के स्थान। मतलब पूरे विश्व में गाय भैंस का जो स्थान है भारत में वो कौन सा है? ठीक, तो भैंस का स्थान है संख्या की दृष्टि से भारत में प्रथम। ठीक, भैंस के स्थान है प्रथम। ठीक, मतलब विश्व में कुल भैंसों की संख्या में भारत के स्थान क्या है? प्रथम। गाय व बकरी का क्या है? सेकेंड। भेड़ का थर्ड। और मुर्गी और बतख का फोर्थ। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए वर्तमान में भारत विश्व में दूध उत्पादन करने वाला प्रथम राष्ट्र है। आप भी जानते हो पूरे दुनिया में हम लोग, है ना, दूध उत्पादन करने में क्या है? प्रथम स्थान। ठीक, अब भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो उत्तर प्रदेश, है ना। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक, अब पशुधन क्षेत्र में महिला का स्थान, मतलब क्या है इसका? महिला श्रमिक जो होता है ना, श्रम शक्ति का योगदान पूछा जा सकता है। तो पशुधन क्षेत्र में महिला का स्थान श्रम शक्ति के रूप में 69%। मतलब 100 लोग अगर काम कर रहे हैं पशुधन क्षेत्र में, तो उसमें 69 लोग क्या है? महिला हैं। तो श्रम शक्ति के रूप में कितना प्रतिशत योगदान है महिला लोग का पशुधन क्षेत्र में? तो 69। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन बनता है कृषि के क्षेत्र में, है ना, महिला का स्थान श्रम शक्ति के रूप में तो 35%। ये भी क्वेश्चन है ना। अब नेक्स्ट है टोटल जीडीपी में पशुधन का योगदान। टोटल जीडीपी जानते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन का योगदान। पशुधन पूछा जा रहा है, पशुपालन नहीं बोला जा रहा है ना। पशुधन में पूरा सब आ जाता है, डेयरी डेयरी आएगा आपका, पशुपालन आएगा, है ना, ये सब आता है इसमें। तो पशुधन पूछा जा रहा है। ठीक, तो टोटल जीडीपी में पशुधन का योगदान है 4.1%। ठीक, जो टोटल जीडीपी का कितना होता है? जो टोटल का 10% होता है, लगभग लगभग, है ना। अब देखिए जितना भी दूध उत्पादन होता है, टोटल मिल्क प्रोडक्शन का जितना भी दूध उत्पादन होता है, वो उसका 73% लिक्विड के रूप में होता है यूज़, है ना। जैसे पीने के लिए यूज़ करते हैं तो लिक्विड के रूप में 73%, है ना। 8% दूध से घी बनता है, 8% दूध से मिल्क पाउडर बनाया जाता है। ठीक, 1% दूध से पनीर बनता है, और 1% से दही, और 4% से बनता है आइसक्रीम, और 4% से क्या बनता है? आइसक्रीम। ठीक, मतलब टोटल जो दूध उत्पादन होता है उसका 73% लिक्विड के रूप में करते हैं, 8% घी के रूप में, 8% मिल्क पाउडर, 1% पनीर, और 1% दही, और 4% आइसक्रीम के रूप में किया जाता है। ठीक, अब आगे देखिए, वर्तमान में भारत में दूध दूध की खपत, मतलब ये क्वेश्चन आ चुका है पीएटी में, मतलब एक व्यक्ति प्रतिदिन कितना दूध का उपयोग करता है। तो वर्तमान में भारत में दूध की खपत प्रति व्यक्ति 204 एम एल में, है ना। ग्राम में आएगा तो 365 होता है। ठीक, तो वर्तमान में भारत में दूध की खपत प्रति व्यक्ति 204 एम एल है। ठीक, कितना? 204 एम एल। अगर ये एम एल ना रह के ग्राम में रहेगा तो 365 रहता है। ठीक,
सर्वाधिक, देखिए सर्वाधिक जो दूध का खपत करता है वो कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। मतलब स्विट्जरलैंड में प्रति व्यक्ति दूध की खपत होती है 741 ml। ठीक, तो ये भी है, मतलब सर्वाधिक दूध कहाँ पे हो रहा है, तो मतलब पर व्यक्ति कहाँ मिल रहे हैं, तो स्विट्जरलैंड में, है ना। विश्व में औसत प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता, ये भी पीटी का क्वेश्चन है। विश्व में औसत प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता तो 303 ml, 303 ml। ये दोनों को आप स्टार मार डाल के लिख लीजिए, 303 और 204 ml को। भारत में 204 और विश्व में पूछेगा तो 303 ml प्रति व्यक्ति, है ना। अब दूध उत्पादन में योगदान, तो जो टोटल मिल्क प्रोडक्शन होता है उसका 55% भैंस से प्राप्त होता है। ठीक, 42 से 45% गाय से, 1 से 2% बकरी से। ठीक, तो जो दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? भैंस का, है ना। 55% जो दूध होता है वो भैंस से प्राप्त होता है। ठीक, अब उसके बाद है पशुधन विकास के क्षेत्र में प्रचलित विकास योजनाएं, मतलब पशुधन के विकास, है ना, को बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की गई है। उन योजनाओं के बारे में थोड़ा सा शॉर्टकट में देख लीजिए। तो सबसे पहले मूल ग्राम योजना, सबसे पहले क्या है? मूल ग्राम योजना। तो आप इसका उद्देश्य जान लीजिए। तो उद्देश्य होता है पशु के चहुमुखी विकास करके उसके उत्पादन को बढ़ाना, मतलब पशु के मतलब सभी तरफ से विकास करना है और उसके उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। मूल ग्राम योजना का क्या है? उद्देश्य है। ठीक, अब मूल ग्राम योजना के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ऐसे गांव जहां पर 500 प्रजनन योग्य गाय भैंस हो। ठीक, ऐसे गांव जिसमें कम से कम कितना? 500। ठीक, 500 प्रजनन योग्य गाय भैंस हो, उस गांव को हम लोग किसके अंतर्गत रखे हैं? मूल ग्राम योजना, है ना। और इसका उद्देश्य क्या है? पशु के चहुमुखी विकास करके उसका क्या बढ़ाना? उत्पादन को बढ़ाना। ठीक, दूसरा है सघन पशु विकास योजना। दूसरा क्या है? सघन पशु विकास योजना। ठीक, अब ये क्या होता है देखिए, सबसे पहले इसका भी उद्देश्य देख लीजिए। ठीक, तो इसमें इसका उद्देश्य ये होता है कि आपको वैज्ञानिक पद्धति से, है ना, पशुओं में क्या करना है? प्रजनन करना है। ठीक, उसके संतुलित आहार के बारे में, उसके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना, इसके क्या है? उद्देश्य है। सघन पशु विकास योजना का उद्देश्य क्या है? पशुओं में वैज्ञानिक प्रजनन, संतुलित आहार व उसके स्वास्थ्य के प्रति रक्षा का विशेष ध्यान रखना, इसका उद्देश्य है सघन पशु विकास योजना का। ठीक, इसके अंतर्गत देखो क्या आते हैं? वे क्षेत्र आते हैं जहाँ पर कम से कम 1 लाख प्रजनन योग्य पशु हो। ठीक, इसके अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जहाँ कम से कम 1 लाख प्रजनन योग्य पशु हो। ठीक, समझ में आ गया। और ऐसे स्थान पर क्या होना चाहिए? दूध संयंत्र लगा होना चाहिए। जैसे बिलासपुर वगैरह में लगे रहता है ना, अमूल कंटेनर लगे रहता है अमूल दूध वगैरह का। तो ऐसे क्षेत्र, इसके अंतर्गत कौन से क्षेत्र आएंगे? जहाँ पर दूध संयंत्र लगा हो। पूरा थ्योरी है ना, इसको आपको पढ़ना है और रटना है, एक बार जानना है बस इसके बारे में। अब तीसरा है गौशाला विकास योजना। तीसरा क्या है? गौशाला विकास योजना। तो गौशाला, गांव-गांव में गौशाला बनाया गया है पशुओं के लिए। ठीक, तो इसकी स्थापना बस जानना आप, 1949। ठीक, मतलब जो पशु ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, आवारा टाइप का, है ना, उनकी देखभाल करना इनका क्या है? उद्देश्य है। ठीक, उसके बाद है मिलिट्री डेयरी फार्म, ये भी इम्पोर्टेंट है, मिलिट्री डेयरी फार्म। तो सर्वप्रथम इसको 1879, है ना, 1909। ठीक, मिलिट्री डेयरी फार्म। तो इसका स्थापना बस जानना आप, कितना है? 1889 में इसका स्थापना हुआ है, इलाहाबाद में हुआ था। ठीक, तो बस इसका ये इम्पोर्टेंट है ना। आगे देखिए। ठीक, नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड स्कीम, है ना। आप सब जानते हो इसके बारे में, वाइट रिवोल्यूशन से प्रसिद्ध है। 1970 में इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था, ऑपरेशन फ्लड स्कीम। ठीक, अब इसका उद्देश्य क्या होता है? ऑपरेशन फ्लड मतलब इसका उद्देश्य क्या था? दूध उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाना, है ना। तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट देख लीजिए, उद्देश्य देख लीजिए। तो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना, ठीक, तथा क्रय विक्रय को की उचित व्यवस्था। जो उत्पादन होता है उसका क्रय विक्रय का क्या करना था? उचित व्यवस्था करना, क्या था इसका उद्देश्य था। ठीक, अब ये 3 चरण में चल रहा है। ये अभी जो ऑपरेशन फ्लड है ना, अभी 3 चरण में चल रहा है। ठीक, तो प्रथम चरण कब से कब है? 1970-71 से 1980-81, मतलब आप जान लीजिए 1970 से 1980। ठीक, प्रथम चरण कब चला ऑपरेशन फ्लड का? तो 1970 से 1980।
ठीक, अब इसका उद्देश्य क्या था? सहकारी संघ का निर्माण करना। इसका उद्देश्य क्या था? सहकारी संघ का निर्माण करना। तो सहकारी संघ मतलब आप समझते हो, जैसे अमूल वगैरह जानते हो ना, ठीक, अमूल जो दूध आता है, ये सब सहकारी संघ, इन्हीं सबों का निर्माण करना इसका प्रथम उद्देश्य था। उसके बाद है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण कब है? तो 1981 से 1986, 85-86, ठीक, ये लगभग लगभग 5 साल चला, है ना। तो इसमें क्या था? डेयरी विकास की योजना बनाई गई, है ना। डेयरी मतलब दूध उत्पादन के लिए क्या किया गया? उसके विकास के लिए योजना बनाया गया द्वितीय चरण में। उसके बाद है तृतीय चरण, तो 86 से 94, 1986 से 93-94। तो इसका इस चरण का उद्देश्य क्या था? दूध उत्पादन में भारी वृद्धि करना था, ठीक। तो ये तीनों चरण को याद रखना, बस डेट को याद रखना। ऑपरेशन फ्लड कितने चरण में पूर्ण हुआ? तो 3 चरण में चल रहे हैं। पहला है प्रथम चरण कब से कब तक? तो 1970 से 1980, ठीक। सहकारी, इसका उद्देश्य क्या था? सहकारी संघ का निर्माण। अभी सहकारी संघ क्या है? जो अमूल जानते हो आप, गुजरात में है ना। तो ऐसे कंपनियों का क्या करना था? निर्माण करना था। द्वितीय चरण है 81 से 86, ठीक। तो इसमें क्या है? डेयरी विकास योजना बनाई गई। तीसरा चरण कब है? तो 1986 से 1994। तो इसमें दूध उत्पादन में भारी वृद्धि किया गया, ठीक। तो ये सब क्या है? पशुधन विकास के लिए जो योजना बनाया गया था वो है, ठीक। अब आगे देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल, ठीक। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दूध बस्ती के नाम से कौन जाना जाता है? ठीक, तो दूध बस्ती मुंबई में एक कॉलोनी है ना। दूध बस्ती नामक मुंबई में एक कॉलोनी है। इसकी स्थापना हुआ तो 1946 में। इसे एशिया का सबसे बड़ा दूध बस्ती के नाम से जानते हैं। एशिया का सबसे बड़ा दूध बस्ती कहाँ है? तो महाराष्ट्र में क्वेश्चन आता है ना। एशिया का सबसे बड़ा दूध बस्ती कहाँ माना जाता है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कहाँ? मुंबई में, ठीक। जहाँ पर 15,000 से भी अधिक भैंसे हैं, है ना। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1946, ठीक। अब राष्ट्रीय पशु मिशन, ये भी क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पशु मिशन ये अभी अभी का हाल का क्वेश्चन, अभी हुआ तो 2014-15 में लॉन्च किया गया था राष्ट्रीय पशु मिशन, ठीक। कब लॉन्च की गई? तो क्वेश्चन बनता है ना। तो राष्ट्रीय पशु मिशन 2014-15 में लॉन्च की गई, याद रखना, राष्ट्रीय पशु मिशन 2014-15। भारत की सर्वाधिक विदेश, देखो भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कहाँ से प्राप्त होती है? ये सब क्वेश्चन इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किससे प्राप्त होती है? तो पशु के सींग से बोला जा रहा है। मटन, मटन किसके मांस को बोलते हैं? भेड़ के मांस को। तीसरा है बीफ, भैंस के मांस को बोला जाता है ना। चौथा है पोल्ट्री प्रोडक्शन। तो सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भैंस के मांस से प्राप्त होता है, ठीक। अब आगे देखिए, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पशु का वर्गीकरण, है ना। पशु का वर्गीकरण, तो सबसे पहले है जंतु वैज्ञानिक वर्गीकरण, ठीक। इससे क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन ना फिर भी आप अगर पशुपालन पढ़ते हो तो उसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक। वो कौन सा जगत में आता है, कौन सा वर्ग में आता है, कौन से गढ़ में आता है, उसका वंश क्या है, उसका कुल क्या है ना। क्वेश्चन बनता है, जैसे आपको पूछ दिया सुअर, एक क्वेश्चन है, सुअर, सुअर के वंश है, अगर क्वेश्चन था सुअर किस वंश में आता है ना। तो किस वंश में आता है? तो सबसे पहले अगर आप सुअर का वैज्ञानिक नाम जानते होंगे, है ना। सुअर का वैज्ञानिक नाम जानते होंगे, क्या है? सुस स्क्रोपा। तो पहला अक्षर, साइंटिफिक नेम का पहला अक्षर क्या दर्शाता है? वंश को, और दूसरा क्या? जाति को। तो सुस क्या है? उसका वंश है, ठीक। उसी प्रकार देख लो आप इसको। सबसे पहले कैटल, कैटल मतलब गौवंशीय। तो गौवंशी कौन सा जगत में आता है? तो एनिमेलिया, सबके सब आएंगे एनिमेलिया में, जंतु जगत में। विभाग कौन सा है इसका? डिवीजन, तो कॉर्डेटा, है ना, ठीक। संघ कौन सा है इसका? तो कॉर्डेटा, ठीक। जिस समझ में आ गया ना, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाया जाता है, कॉर्डेटा। वर्ग, तो स्तनधारी, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं उसको कौन से वर्ग में रखा गया है? स्तनधारी, ठीक। इसका गढ़, ऑर्डर कौन सा है? तो आर्टियोडेक्टाइला, है ना। इसका ऑर्डर कौन सा है? तो आर्टियोडेक्टाइला, जिसमें खुर पाया जाता है, उसको कौन से गढ़ में रखा गया है? आर्टियोडेक्टाइला, ठीक। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गढ़। तो जितने भी आप पढ़ोगे पशुपालन में, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर,
है ना। घोड़ा पढ़ लोगे थोड़ा सा, कहीं कहीं भी आ जाता है घोड़ा और ऊँट के बारे में। तो जिसमें खुर पाया जाता है, ठीक, उसको कौन से गढ़ में रखा गया है? आर्टियोडेक्टाइला। तो आप रट लेना, गाय भैंस भेड़ बकरी सबका गढ़ कौन सा है? तो आर्टियोडेक्टाइला। अब उसके बाद कुल, है ना। तो गाय भैंस भेड़ बकरी, ठीक, ये चारों का कुल होता है बोविडी। क्या होता है चारों का कुल? बोविडी, बोविडी। ठीक, तो गाय भैंस, गाय का पढ़ रहे हैं हम लोग, गौवंशी का कुल क्या है? बोविडी। सबका होता है गाय भैंस भेड़ बकरी, चारों का कुल होता है बोविडी। वंश है बॉस, है ना। वंश क्या है? गाय का बॉस। और प्रजाति क्या है? टॉरस और इंडिकस। जो देसी गाय होता है उसका होता है बॉस, बॉस इंडिकस। और जो विदेशी गाय होता है उसका नाम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है बॉस टॉरस। ठीक, तो पहला अक्षर वंश हो तो बॉस, और प्रजाति क्या है? दूसरा अक्षर जाति या प्रजाति को प्रदर्शित करता है, तो टॉरस या इंडिकस। देसी गाय हुआ तो बॉस इंडिकस, और विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बॉस टॉरस। ठीक, उसी प्रकार भैंस का, तो जगत इसका भी एनिमिलिया आएगा, कॉर्डेटा में ये भी आएगा विभाग, वर्ग इसका भी स्तनधारी आएगा, गढ़ इसका भी आर्टियोडेक्टाइला आएगा, चारों के चारों सब सेम है ना। और कुल इसका भी क्या आएगा? बोइडी। ठीक, बताए थे सबका कुल क्या है? गाय भैंस भेड़ बकरी का बोइडी। ठीक, अब भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बुबेलस, बुबेलिस। तो इसका वंश है बुबेलस और प्रजाति है बुबेलिस, तो बुबेलस बुबेलिस। ठीक, भेड़ ये भी है, इसका भी जगत एनिमिलिया में आएगा, विभाग ये भी कॉर्डेटा, वर्ग किस में आएगा? स्तनधारी, गढ़ किस में आएगा? तो आर्टियोडेक्टाइला। इसका भी वंश क्या होगा? बोइडी। ठीक, और इसका बॉटनी, इसका वंश क्या होगा? इसका कुल होगा बोइडी और वंश होगा ओविस और प्रजाति होगा एरिस। तो भेड़ का साइंटिफिक नाम होता है ओविस एरिस। ठीक, वैसी बकरी का होता है केपरा हिरकस। तो केपरा उसका वंश हो गया और जाति हिरकस। ठीक, सुअर को पूछा था क्योंकि सुअर का कुल होता है स्वीडी, बाकी ऊपर के चारों का बोइडी, सुअर का स्वीडी। ठीक, वंश है सुस और प्रजाति स्क्रोपा, सुस स्क्रोपा, है ना। वैसे घोड़ा का है कैमिलिडी, इसका कुल है घोड़ा, ऊंट और गधा, तीनों का क्या बोलते हैं? कुल होता है कैमिलिडी। ठीक, इसका वंश है इक्वस और ये क्यूबेलिस, तो साइंटिफिक नेम है इक्वस क्यूबेलिस। ठीक, तो आप इतना जानना, गाय भैंस भेड़ बकरी चारों का कुल होता है बोविडी और सबका साइंटिफिक नेम जान लेना। जैसे कैटल है तो बॉस टॉरस या बॉस इंडिकस, पहला अक्षर वंश को दर्शाता है, दूसरा अक्षर जाति को। ठीक, भैंस का है बुबेलिस, बुबेलिस पहला अक्षर वंश, दूसरा जाति, और सबका कुल क्या है? तो बोविडी। भेड़ का साइंटिफिक नेम क्या है? ओविस एरिस। बकरी का है कैपरा हिरकस। सुअर का है सुस स्क्रोपा। इतना को जानना आप। जैसे आप मनुष्य का गढ़ जानते हो, नहीं जानते होगे अपना गढ़, तो जान लो प्राइमेट होता है अपना गढ़, है ना। मनुष्य का गढ़ कौन सा है? प्राइमेट में आता है। और हम लोग का कुल कौन सा है? तो होमिनिडी, है ना। इतना जानना आप, कौन से कुल के आते हो? तो होमोनिडी। ठीक, और जंतु जगत का नामकरण, सॉरी, जंतु या पादप का जब नामकरण किया गया है ना, वैज्ञानिक नाम, तो पहला अक्षर किसको दर्शाता है? वंश को, और दूसरा अक्षर किसको दर्शाता है? जाति को। जैसे मान लो मनुष्य का नाम है होमो सेपियंस, तो होमो क्या होगा? उसका वंश होगा, और सेपियंस क्या होगा? जाति। ठीक, ठीक, अब गौ पशु का वर्गीकरण करेंगे, पहले गाय का फिर भैंस का, है ना। तो उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो जो भारतीय गौ पशु होता है, भारतीय गौ पशु, वो कुबड़ युक्त होता है, मतलब भारतीय गायों में कुबड़ पाया जाता है। ठीक, इसलिए हम उसको बोलते हैं कुबड़ युक्त। ठीक, और विदेशी गायों में कुबड़ नहीं पाया जाता तो हम उसको बोलते हैं कुबड़ रहित, है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए। देश का राष्ट्रीय आय का 10% किससे प्राप्त होता है? पशुपालन से। ठीक, 10% किससे प्राप्त होता है? पशुपालन से, राष्ट्रीय आय में, है ना। दूध देने वाली गाय की नस्ल है, सॉरी, दूध देने वाली जो गाय गाय होती है ना, दूध देने वाली गाय का जो नस्ल होती है, ठीक, वो सुस्त होती है ना। और उसके शरीर का आकार कैसा होता है? त्रिकोना। शरीर का आकार कैसा होता है? त्रिकोना, ट्राइंगुलर। मतलब सामने की तरफ क्या होता है? पतला, और पीछे की तरफ क्या होता है? चौड़ा। तो अग्र पुट्ठा पतला और पश्च पुट्ठा चौड़ा। ठीक, और शरीर कैसा होता है उसका? लंबा, है ना। गाय के, एक पीएटी का क्वेश्चन है, गाय का सबसे भारी नस्ल कौन है? तो काकरेज, मतलब काकरेज जो द्विकाजी नस्ल का पशु है गाय का, वो सबसे भारी नस्ल, है ना।
भारतीय गौ पशु को यूरोप में क्या बोलते हैं? जेबू। और अमेरिका में क्या बोलते हैं? ब्राह्मण। ठीक, भारतीय जो गौ पशु होता है मतलब भारतीय नस्ल के जो पशु गाय होते हैं उसको यूरोप के देशों में जेबू बोलते हैं और अमेरिका में क्या बोलते हैं? ब्राह्मण, है ना। ये पीएटी का क्वेश्चन है। ये वाला शुष्क क्षेत्र मतलब जैसे कि आपका हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, है ना। इन क्षेत्र, यहाँ पर चारा भी पाई जाती है, चारागाह। तो इन क्षेत्रों में जो गाय की नस्ल होती है वो उत्तम नस्ल के होते हैं, अच्छे किस्म के होते हैं। मतलब जो शुष्क क्षेत्र में गाय भैंस के नस्ल होते हैं वो अच्छे नस्ल के होते हैं। ठीक, जहाँ पर वर्षा अधिक होता है या तराई क्षेत्र, जैसे तराई क्षेत्र किसको बोलते हैं? जैसे हिमालय पर्वत मान लीजिए, हिमालय पर्वत के निचले भाग, पहाड़ वहाड़ जो रहते हैं ना उसके निचले भाग वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र। तो और समुद्री क्षेत्र में, समुद्री क्षेत्रों में, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में तथा तराई वाले क्षेत्रों में जो पशु की नस्ल पाई जाती है उसकी क्वालिटी क्या होती है? अच्छी नहीं होती। ठीक, अपेक्षाकृत शुष्क क्षेत्र, और शुष्क क्षेत्र में जो पशु पाए जाते हैं उसकी क्वालिटी क्या होती है? अच्छी होती है। ठीक, इतना पढ़ते हैं, है ना। एक और जान लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भारतीय नस्ल मतलब विदेशी नस्ल के पशु होते हैं, विदेशी नस्ल के पशु, पशु में, पशु के दूध में, विदेशी नस्ल के पशु के दूध में प्रोटीन की मात्रा अधिक, प्रोटीन की मात्रा अधिक और वसा की मात्रा क्या होती है? कम, तथा वसा की मात्रा कम। याद रखना, जो विदेशी नस्ल के गाय होती है उसके दूध में प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? अधिक, और वसा की मात्रा क्या होती है? कम। इसी के जस्ट ऑपोजिट होते हैं भारतीय गाय, है ना। अपने भारतीय गाय जो होते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? कम। और फैट, वसा की मात्रा क्या होती है? अधिक। ठीक, इसको जानना। और नेक्स्ट जान लो, जो विदेशी नस्ल के पशु होते हैं, ठीक, कौन सी नस्ल? विदेशी नस्ल के पशु, विदेशी नस्ल के गाय बोल लो, विदेशी नस्ल के गाय में भारतीय नस्ल की अपेक्षा, विदेशी नस्ल के गाय भारतीय नस्ल के अपेक्षा 4 गुना अधिक दूध उत्पादन करती है। कितना गुना? 4 गुना अधिक दूध उत्पादन। समझ में आ गया? विदेशी नस्ल के गाय जो होते हैं भारतीय नस्ल की अपेक्षा 4 गुना अधिक दूध उत्पादन करते हैं। ठीक, 4 गुना, याद रखना। और विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सा नस्ल के गाय है बोलेंगे तो होल्स्टीन फ्रीजियन, होल्स्टीन फ्रीजियन। विश्व की सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन है? तो होल्स्टीन फ्रीजियन। ठीक, 6400 लीटर पर प्रति ब्यात लगभग इसका होगा। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन है? तो साहिवाल। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन है? तो साहिवाल। ठीक, सबसे ये होल्स्टीन फ्रीजियन होता है वो सब, इसका ऊंचाई, हाइट सबसे अधिक होता है ना। आयरशायर सबसे सुंदर नस्ल की गाय, ये सब पीएटी का क्वेश्चन है। सबसे सुंदर नस्ल की गाय आयरशायर। ठीक, एक होता है आपका जर्सी, विदेशी नस्ल है सब। ये जो होता है सबसे चंचल, चंचल, और इसका कद जो होता है, हाइट, वो सबसे छोटा होता है। इंग्लैंड उत्पत्ति स्थान इसका। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन है आपका। ठीक, इतना आप देखिए। नेक्स्ट, पशु का वर्गीकरण, गाय का वर्गीकरण और भैंस का वर्गीकरण, बकरी का वर्गीकरण नेक्स्ट वीडियो में, है ना। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अच्छा ना लगा होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक्स।